मतलब ये मान के चलो कि अगर इस चैप्टर में से किसी के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं तो वो इस टॉपिक के हैं। और ये चैप्टर अगर जाना जाता है तो इस टॉपिक की वजह से जाना जाता है। बहुत ब्रॉड, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है, जिसमें काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है क्योंकि सब कुछ नया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बेटा टॉपिक का नाम है सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब ये सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है जरा बेटा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हें याद होगा चैप्टर नंबर 2 जब हम लोगों ने पढ़ा था सम स्पेशल टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां पे मैंने दो कॉन्सेप्ट समझाए थे आपको, स्टॉक एंड फ्लो। सभी बच्चों को याद है? यस और नो? स्टॉक एंड फ्लो। यस सर। यस यस सर। सर। स्टॉक मैंने बताया था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितनी है कोई चीज की क्वांटिटी, और ओवर द पीरियड कितना हुआ है उसको हम बोलते थे फ्लो। ये जो सप्लाई ऑफ मनी है ना, ये हमें मिसगाइड करता है। ये जो वर्ड हमें लगता है ना सप्लाई, सप्लाई मतलब ये लगता है कि रेगुलरली सप्लाई हो रही है और ये तो सर फ्लो है। नहीं बेटा, याद करो मैंने उस टाइम भी तुम्हें एग्जांपल्स दिए थे, एग्जांपल में सप्लाई ऑफ मनी मैंने दिया था, मैंने लिखवाया था। और ये पता है किसके एग्जांपल में था? स्टॉक के एग्जांपल में या फ्लो के एग्जांपल में? बच्चों ये था स्टॉक के एग्जांपल में। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब पता है क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये है, या मनी सप्लाई भी कहते हैं इसको, इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में टोटल मिला के कितना पैसा लोगों के पास है, या फिर मैं कहूं कितना पैसा सर्कुलेशन में है। हाउ मच मनी इज इन सर्कुलेशन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी। ओके, सर्कुलेशन में कितना पैसा है, उसी को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर फिर गवर्नमेंट जब नया पैसा बनाती है, रिजर्व बैंक जब नया पैसा बनाता है उसको क्या कहते हैं? बेटा उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी जो वर्ड है ये मिसगाइड हमें कर सकता है। सभी को याद रखना है सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 31 मार्च 2021 को हमारी पूरी कंट्री में टोटल जितना पैसा या जितनी भी मनी सर्कुलेशन में टोटल मिला के, चाहे लोगों के पास नोट हो, चाहे लोगों के पास क्वाइंस हो, चाहे लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करवा रखा हो, सेविंग डिपॉजिट या करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो हो, ये सब मिला करके बच्चों क्या कहा जाता है? सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी के लिए पहली बात सब लोग याद रखें, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दिस इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये आपको बताता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पूरे देश में कितना पैसा है, उसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब ये जो सप्लाई ऑफ मनी है, क्या मैंने इसके अंदर कुछ एक्सक्लूड किया है क्या? सर कुछ पैसा ऐसा भी है क्या जो आपने एक्सक्लूड किया है? बिल्कुल बेटा, इसके अंदर दो मनीज हमने एक्सक्लूड की है, याद रखना। एक तो आरबीआई का जो खुद का पैसा है ना, और एक आरबीआई का जो डिपॉजिट है जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है, इसको मैं गवर्नमेंट डिपॉजिट बोलूंगा, अभी समझेंगे डिटेल में इसको। गवर्नमेंट डिपॉजिट, गवर्नमेंट जो पैसा आरबीआई में जमा करवा के रखती है, एक तो वो, और एक आरबीआई की खुद की करेंसी जो आरबीआई के पास स्टोर है। ओके, और एक और बच्चों हम जैसे लोगों का पैसा जो आप एफडी वगैरह करवाते हो ना बैंक में, जिसको हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्म डिपॉजिट, है ना। वो जो टर्म डिपॉजिट होती है वो भी सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं होती। ठीक है, जैसे 6 महीने की, 1 साल की आपने एफडी करवा दी, है ना, या 2 साल की या 5 साल की एफडी करवा दी, बेटा ये टर्म डिपॉजिट में आता है। और टर्म डिपॉजिट कभी भी सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं होता। लेकिन तुम बोलोगे सर आपने अभी अभी कहा था कि लोगों ने जो बैंक में पैसा जमा कराया हुआ है वो तो हम लेते हैं। नहीं बेटा, लोगों ने बैंक में पैसा जो जमा करवा रखा है सेविंग बैंक अकाउंट में और करंट बैंक अकाउंट में। कौन से अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं? सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट। ऐसा पैसा जिसको हैंड टू हैंड कभी भी निकाला जा सकता है, इसको डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। अभी ये सब लिखा हुआ है, ऐसा बताऊंगा मैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं बच्चों? डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। वो तो आता है सप्लाई ऑफ मनी में, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या नहीं आता बच्चों याद रखें। आरबीआई का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, और जनता का कौन सा वाला पैसा जो टर्म डिपॉजिट के रूप में कहाँ डिपॉजिट है? बैंक्स में। ठीक है, याद रखना बच्चों, मनी सप्लाई क्या है, मैं एक बार फटाफट से यहाँ तक का बता रहा हूँ। मनी सप्लाई है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी पूरी कंट्री में
टोटल कितना मनी सर्कुलेशन में है उसी को कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ओके, लेकिन इस सप्लाई ऑफ मनी में या हमारे पूरी कंट्री में कितना पैसा सर्कुलेशन में, इसमें कौन कौन सी मनी नहीं आती? जो गवर्नमेंट की डिपॉजिट मनी है, जो आरबीआई की डिपॉजिट मनी है, और जो लोगों का टर्म डिपॉजिट वाला पैसा है। सेविंग बैंक वाला और अपना करंट अकाउंट वाला वो तो आता है बेटा, लेकिन टर्म डिपॉजिट नहीं आता। ठीक है, तो याद रखिए इसी को हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। पहले मेरे को बताओ, क्या मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? यस और नो? सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? यस सर। यस सर। अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, फटाफट से इसकी डेफिनेशन देख लो और सब लोग लर्न कर लो। क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स। अब मनी कितने टाइप्स की होती है सर, ये भी होती है क्या? हाँ बेटा, पढ़ेंगे बिल्कुल। लास्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, कल या परसों हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? चलो देखना एक बार, लास्ट डेज को पढ़ेंगे हम लोग। टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by people of a country at a point of time। अगर किसी एक समय के मोड़ पर अगर मैं बात करूं कि आज की तारीख में या इस पर्टिकुलर डेट पे हमारी पूरी इकोनॉमी में या हमारी पूरी कंट्री में लोगों के पास कितना पैसा है। देखो, लोगों के पास बोल दिया तो यही समझ जाओ कि इसमें गवर्नमेंट और आरबीआई नहीं आएगी, है ना? और लोगों की बात हो रही है तो लोगों में तो सर दोनों डिपॉजिट आ सकती है, डिमांड डिपॉजिट भी और टर्म डिपॉजिट भी। नहीं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की, टर्म डिपॉजिट्स की बात नहीं करते हैं, है ना? तो लोगों का पैसा टोटल मिला के कितना है हमारी कंट्री में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी को कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें, ठीक है? सेकंड पॉइंट, ध्यान से पढ़ना। यही दो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। क्या? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर्स ऑफ मनी। सर ये मनी सप्लाई कौन करता है? बिल्कुल, अभी पढ़ने वाले अगला पॉइंट ही यही है कि मनी सप्लाई कौन करता है। बेटा याद रखें, हमारे यहाँ पे मनी सप्लाई करने वाले 3 लोग हैं, है ना? हमारे यहाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल। अगर बैंकिंग सिस्टम की मैं बात करूँ जनरल नॉलेज में, तो 3 अथॉरिटीज होती हैं जो मनी सप्लाई कर सकती है। सब लोग याद रखें 3 अथॉरिटीज कौन सी होती है? नंबर 1 गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है? उस देश की जो सरकार है वो मनी सप्लाई कर सकती है, ठीक है? और कौन मनी कर सकता है सप्लाई या प्रोड्यूस? दूसरा होता है बेटा आपका सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक जैसे हमारे इंडिया का क्या है? सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक, ठीक है? सेंट्रल बैंक मतलब सबसे बड़ा बैंक, जो बैंकों का बैंक है, जिसको हम कहते हैं बैंक्स ऑफ बैंक, बैंक ऑफ बैंक्स, है ना? तो लीडिंग अथॉरिटी ऑफ बैंक्स, ठीक है, आरबीआई। और तीसरा होता है बेटा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स ही होते हैं जितने हम देखते हैं, एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, है ना, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इलाहाबाद, ये सब, ये सारे कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? छोटे छोटे जो बैंक होते हैं, ये तीनों के पास अथॉरिटी होती है। और यही तीनों क्या कहलाते हैं बच्चों? याद रखें, सप्लायर्स ऑफ मनी। लेकिन अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में मनी सप्लाई कौन करता है बच्चों? इनमें से सब लोग याद रखना, एक तो गवर्नमेंट और एक सेंट्रल बैंक, मतलब कि आरबीआई। कमर्शियल बैंक्स को हमारे यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ, कमर्शियल बैंक जो मनी प्रोवाइड होती है उसको इधर से उधर सर्कुलेट जरूर करती है, लेकिन नई करेंसी नहीं बना सकती, याद रखना। नई करेंसी बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास और आरबीआई के पास। और वैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बच्चों याद रखो, एक बहुत नॉलेज की बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को भी सिर्फ एक ही करेंसी इशू करने का राइट है। मालूम है किसी को कौन सी वाली? कितने रुपए की करेंसी? सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही टाइप की करेंसी है जिसको इशू करने का राइट है। बाकी जितनी भी मनी है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही छपवाता है, आरबीआई ही बनाता है, आरबीआई ही सप्लाई करता है। सिर्फ एक करेंसी ऐसी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है। ऐसी कौन सी करेंसी है, किसी को मालूम है? सर रुपी। 1 रुपए का जो नोट है, या 1 रुपए का जो नोट है, वो सिर्फ 1 रुपए का नोट कौन छापता है पता है? सिर्फ ये सर्कुलेट करने का और सप्लाई करने का राइट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 रुपए से आगे के जितने भी नोट या कॉइन्स है, उन सभी का राइट किसके पास है? आरबीआई के पास। नॉलेज की बात है, याद रखना, ठीक है? लिखा हुआ भी है वैसे मैंने, आगे टॉपिक में आएगा। खैर अभी के लिए मैं इतना सा बात, अभी इतनी बात कर रहे हैं लोग,
सीधी सी बात याद रखो कि जो मनी के सप्लायर्स होते हैं ना बच्चों, जो मनी के सप्लायर्स होते हैं ना, उनके खुद के पास जो मनी होती है ना, वो सप्लाई ऑफ मनी में नहीं आती। अब सप्लायर में मैंने बता दिया बेटा कौन कौन आता है, गवर्नमेंट भी आती है और रिजर्व बैंक भी आता है। इनके खुद के पास जो मनी रखी हुई है, सप्लायर्स की जो मनी है, उनको कभी भी सप्लाई ऑफ मनी नहीं माना जाएगा, याद रखना। क्योंकि बेटा ये वो पैसा है जो सर्कुलेशन में आना बाकी है। मान लो रिजर्व बैंक के पास 100 करोड़ रुपीस के नोट्स रखे हैं, लेकिन वो नोट अभी रखे हैं, छप के रखे हुए हैं, वो अभी तक इशू नहीं हुए हैं। अब मुझे बताओ, जब तुम निकालोगे कि पूरी कंट्री में हमारे सप्लाई ऑफ मनी कितना है, क्या 100 करोड़ को उसमें काउंट करोगे? यस और नो, आंसर दो। नो सर। नो सर। नहीं करेंगे। नो सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पैसा सप्लायर्स का है भाई। जो सप्लायर्स हैं, जो नोट छापने वाले लोग हैं, जो नोटों के जो मनी के सप्लायर हैं, उनके पास जो अनसर्कुलेटेड मनी होती है, वो कभी भी मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं होती है। ये याद रखना, ठीक है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको याद रखना है ना। एक बार पढ़ लो। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर्स ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। दैट्स व्हाई स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, बेटा किसके पैसे की बात हो रही है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, नंबर वन, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे आरबीआई के पास जो पैसा है, इज नॉट इंक्लूडेड इन सप्लाई ऑफ मनी। जो बैंकों का खुद का पैसा है, जो बैंकों का खुद का पैसा है और जो गवर्नमेंट का पैसा है, उसको कभी भी हम ये नहीं मानते कि ये पैसा सर्कुलेशन में है, ये पैसा लोगों के पास है, ऐसा नहीं मानते। ये पीपल की कैटेगरी में थोड़ी ना आते हैं। पीपल होते हैं यूजर, और ये सप्लायर्स हैं बेटा जिनके पैसे की बात हो रही है, तो इनका पैसा हम काउंट नहीं करते। ये मैं इतना जोर देके क्यों पढ़ा रहा हूँ, सुन लो। ये मैं इतना जोर देके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आगे, जो है आपका मेजरमेंट ऑफ मनी, ठीक है? जिसमें M1, M2, M3, M4 चार तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, हम पढ़ेंगे उसको। तो वहां पे याद रखना, वहां पे गवर्नमेंट का पैसा, आरबीआई का पैसा हम काउंट करते ही नहीं है। तो तुम वहां पे 10 बार पूछोगे सर ये क्यों नहीं लिया आपने, पैसा उनके पास भी तो होता है। तो मैं तुमको पहले ही बता दूं कि भाई सप्लाई ऑफ मनी में काउंट होता ही नहीं है। किस किस का पैसा? याद रखें, आरबीआई का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है ना। चलो आगे, यही वाला सर पॉइंट। इसमें ब्लैक मनी को भी काउंट करते हैं? नहीं करते बेटा, ब्लैक मनी का नहीं होती ब्लैक मनी, ठीक है? सर्कुलेशन में होती है लेकिन उसकी नॉलेज एक्नॉलेजमेंट नहीं होता उसका, ठीक है? पढ़ो, सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। तीन सप्लायर्स होते हैं, या प्रोड्यूसर्स बोल सकते हो, मनी बनाने वाले या मनी सप्लाई करने वाली तीन अथॉरिटीज होती हैं। गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ दैट नेशन जो कि हमारे यहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कमर्शियल बैंक जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं बेटा, तो सप्लायर कितने, याद रखना, वैसे देखा जाए जनरली तो सप्लायर तीन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखो फर्क है, एमसीक्यू में आ जाएगा, जिसको नॉलेज नहीं होगी वो गलत कर देगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सप्लायर कितने हैं? सिर्फ दो, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ठीक है? कॉमर्शियल बैंक्स को हमारे यहाँ पे मनी सप्लाई करने का राइट नहीं है, ठीक है? मनी जनरेट करने का राइट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट और आरबीआई के पास ये काम है। बोलो भाई, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, ये आज का लेक्चर थोड़ा ऐसे होने वाला बेटा कि इसको रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देखना, है ना? मतलब एक बार जरूर सुन लेना, रात को सोने से पहले या कल जब भी तुम्हें टाइम मिले, एक बार जरूर वापस से सुन लेना, ईयरफोन लगा के, चलते चलते बैठते बैठते सुन लो, क्योंकि ये नॉलेज की बात है, याद तब रहेगी जब एक से ज्यादा बार सुन लोगे, ठीक है? चलो अब आते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, ये है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी। कि भाई जो सप्लाई ऑफ मनी है सर, इसमें आता क्या है? तो बेटा ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, इसका एक आंसर है सिर्फ, सप्लाई ऑफ मनी में किसका पैसा आता है? मनी ऑफ पीपल, बस ये याद रखो, मनी ऑफ पीपल, लोगों का पैसा। अब लोगों का पैसा भी दो तरह का होता है बच्चों, याद रखना, सभी लोग याद रखें, लोगों का पैसा भी दो तरह का होता है। अरे मेरा पैसा अगर मैं बात करूं या तुम्हारे पैसे की बात करूं, तुम लोग ही बताओ, दो तरह का पैसा कैसे है? एक तो वो पैसा जो तुम्हारी जेब में है या तुम्हारे घर पे है, और एक वो पैसा जो तुमने बैंक में जमा करवा रखा है। यस और नो? आपके पैसा कितनी जगह होता है? मनी कितनी जगह होती है? दो ही जगह तो होती है। एक तो बेटा आपके पास जो है, और एक आपने बैंक में जो जमा करवा रखा है,
ठीक है, हमारे पास जो करेंसी है, एक तो वो हो गया इसका कंपोनेंट, इसी को कहते हैं बेटा करेंसी एंड कॉइन्स विद पीपल। लोगों के पास जो सर पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको भी इंक्लूड बेटा, करेंगे सब क्या? सब सब लोगों के पास जो पैसा है, अभी आ रहा हूं उस पे मैं, ठीक है। और दूसरा डिपॉजिट्स, दूसरा है डिपॉजिट्स जो आपने बैंक में जमा जमा करवा रखा है। लेकिन डिपॉजिट कौन सा वाला, इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट। अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको याद रखो, है ना। किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम आती है तो लिख लो एक पेज पे, लास्ट में मेरे से जरूर पूछ लेना, और क्लास खत्म हो जाए तो कॉल करके पूछ लेना, है ना। अभी जो चल रहा है उसको ध्यान सब लोग देखो, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, ऐसा डिपॉजिट जिसको डिमांड करने पे आपको वापस दे दिया जाए विद इन अ शॉर्ट स्पॉन ऑफ टाइम। हमारे मांगने पे हैंड टू हैंड पैसा मिल जाए, जो चेक से निकाला जा सकता हो, ड्राफ्ट से निकाला जा सकता हो, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ओके, और डिमांड डिपॉजिट में बेटा दो तरह के डिपॉजिट आते हैं, एक तो आता है सेविंग बैंक डिपॉजिट और एक आता है आपका करंट बैंक डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा होता है ना, उसी को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और टर्म डिपॉजिट क्या होता है बेटा, टर्म डिपॉजिट होता है जिसको आप एक टर्म, टर्म मतलब होता है टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा करवा दो और तब तक आप उसको नहीं निकालो। जैसे आपने एफडी करवा दी 6 महीने की या 1 साल की या 2 साल की, तब तक आप उसको नहीं निकालोगे। अब ये मत बोलना सर निकाल सकते हैं, सकना, मैं सकने की बात नहीं कर रहा, होने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपका जमा कराने का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है हम लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को सर्कुलेशन में नहीं माना जाता। ओके, तो याद रखिए इसकी बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, हम किसकी बात करेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स की। ओके, तो दो तरह का पैसा होता है जो मनी ऑफ सप्लाई के दो कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं, एक तो पैसा जो बच्चों आपके पास है, एक तो जो आपके पास पैसा है, और एक दूसरा जो बैंक में डिपॉजिट है। अच्छा, डिपॉजिट भी कौन सा बच्चों, आंसर दो, डिमांड या टर्म, कौन सा वाला डिपॉजिट, सर डिमांड। डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है, सेविंग बैंक अकाउंट वाले डिपॉजिट जो होते हैं और करंट बैंक अकाउंट वाले डिपॉजिट जो होते हैं, वो सब इसमें आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखना, अब इनको पढ़ लेते हैं एक बार ताकि बात क्लियर हो जाए। सबसे पहला कंपोनेंट है इसका करेंसी विद पब्लिक। बेटा लोगों के पास जो पैसा है, पढ़ो भाई क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। बेटा इसमें दो तरह की चीजें आती है, पेपर नोट्स भी आते हैं और कॉइन्स भी आते हैं। हेल्ड बाय पीपल, इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स एंड इंक्लूड्स कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 10, 5, 2, 1। कॉइन्स कितने कितने के होते हैं, 10 के, 5 के, 2 के, 1 के, ये तो सिक्के होते हैं। और पेपर नोट्स, पेपर नोट्स किस किस के, 2000, 500, 200 और 100 रुपए। ये कॉइन्स और नोट्स आपके पास, लोगों के पास जितने हैं, लोगों के पास ये जितना पैसा है, इसी को हम कहते हैं करेंसी विद पब्लिक। सभी लोग याद रखना, इसी को बोलते हैं हम लोग करेंसी विद पब्लिक। एक तो ये कंपोनेंट है मनी सप्लाई का। अरे बात समझ में आ रही होगी ना, हमारे पूरी कंट्री में कितना पैसा है, मतलब सप्लाई ऑफ मनी, तो उसके दो कंपोनेंट है, एक तो लोगों के पास जो पैसा है और एक लोगों ने बैंक में जमा कर रखा है वो पैसा है। ऑब्वियस सी बात है, सीधा कॉन्सेप्ट है ना। तो दूसरा कौन सा आता है बच्चों, करेंसी, एक मिनट इसका शायद नाम गलत हो गया, मैं इसको सही कर दूंगा। यह है बच्चों डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। रिपीट हो गया गलती से, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, पूरा पढ़ लो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स या बैंक मनी जो होती है ऑफ द पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक्स। लोगों ने अपना पैसा जो कॉमर्शियल बैंक्स में जमा करवा रखा है, उसी को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स which can be encashed by issuing checks at any time by the account holders। याद रखें, ये जो डिमांड डिपॉजिट होती है ना बच्चों, ये जो डिमांड डिपॉजिट होता है, ये वो पैसा है जिसको कभी भी आप चेक दे करके या कोई भी आप पेपर दे करके जो ऑथराइज्ड हो, आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इसी को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। सभी लोग याद रखना, यही कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट में एक ऐसी चीज है जो एक्सक्लूसिवली इंक्लूड होती है और एक ऐसी चीज है जो एक्सक्लूड होती है। एक्सक्लूड क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, टर्म डिपॉजिट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती, ये एक्सक्लूड होती है। टर्म डिपॉजिट जो होती है, चाहे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो चाहे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो,
टर्म डिपॉजिट को हम लेते ही नहीं है ना। अच्छा, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आई है, ज्यादा एक्सप्लेन इसका नहीं किया जाता कभी भी, ना बुक्स में ना कहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स। इसको जरा सब लोग ध्यान से समझ लेना। बेटा मान लो कि ये हमारा बैंक है, एक फोटो बना देते हैं, सीनरी वाला घर, ऐसे ही कुछ बनाते थे, है ना, धुआं निकलता हुआ, ठीक है। ये बेटा बैंक है, ये मान लो SBI, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये जो ब्रांच है मैं जिसकी बात कर रहा हूं, इसके पास 10 करोड़ रुपीस है। कितने बेटा इसके पास? 10 करोड़ रुपीस। लेकिन जब इसका एनालिसिस किया गया तो ये 10 करोड़ रुपीस में से हमें पता लगा, ध्यान से सुनना, 10 करोड़ रुपीस में से हमें पता लगा कि इसमें से 6 करोड़ के तो क्या है, डिमांड डिपॉजिट, और 4 करोड़ का बेटा क्या है इसमें, टर्म डिपॉजिट। अब तुम्हें ये पता है कि इन दोनों में से कौन सा लेना है, बताओ मैं सर्कुलेशन में क्या मानूं, 6 करोड़ या 4 करोड़, दोनों में से कौन सा लूं सर्कुलेशन में? 6 करोड़। 6 करोड़। ठीक है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर, 6 करोड़ लेना है। लेकिन जब इस 6 करोड़ का भी मैंने एनालिसिस किया, ध्यान से सुनना, जब 6 करोड़ का भी मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि ये जो 6 करोड़ रुपीस है इसमें से 4 करोड़ है लोगों के, और जो 2 करोड़ है वो है बेटा पंजाब नेशनल बैंक का। एक बैंक भी तो दूसरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा सकता है, इसको कहते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरे को बताओ, ये 2 करोड़ रुपए जो पंजाब नेशनल बैंक के हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा है, क्या ये सर्कुलेशन में माना जाएगा? क्या आंसर देना, यस और नो? नो सर। नहीं माना नो जाएगा, सर। ये सर्कुलेशन में नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम का पैसा है यार, एक बैंक का पैसा है जो दूसरे बैंक के पास पड़ा है, ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। याद रखना, यू नहीं डिमांड डिपॉजिट सुनते ही हमारी बातें खिल जाए, ओ भाई साहब डिमांड डिपॉजिट पूरा ही ले लो, ये तो पूरा ही लोगों का होता है। नहीं, डिमांड डिपॉजिट लोगों का होता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में कई बार दूसरे बैंक्स की डिपॉजिट्स भी होती हैं। तो अगर डिमांड डिपॉजिट्स में से दूसरे बैंक की डिपॉजिट को हटा दो तो बचता ये जो 4 करोड़ मैंने बताया, ये होता है प्योर लोगों का पैसा, और इसको कहा जाता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नेट डिमांड डिपॉजिट। और अगर मैं पूरे 6 करोड़ की बात करूं तो बेटा इसके लिए भी वर्ड है, इसको कहते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में से अगर माइनस कर दिया जाए इंटर बैंक डिपॉजिट्स, अगर इंटर बैंक डिपॉजिट्स को टोटल डिमांड डिपॉजिट में से लेस कर दिया जाए तो बच्चों ये आपका बचता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भाई नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा हमें, या इसमें क्या इंक्लूड होता है क्या एक्सक्लूड होता है, ये 4 ऑप्शन दे देगा, सही कौन सा है गलत कौन सा, तो हम सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा याद रखें, जो बैंक के पास पैसा है, वो जो बैंक के पास पैसा है उसमें भी हम कौन सा लेते हैं? सिर्फ डिमांड डिपॉजिट वाला, टर्म डिपॉजिट नहीं लेते। और डिमांड के अंदर भी कौन सा लेते हैं? सिर्फ नेट डिमांड, जिसमें इंटर बैंक वाले डिपॉजिट्स को हम छोड़ देते हैं, उनको नहीं लेते हैं। तो हमारे पूरी कंट्री में जो करेंसी है वो टोटल मिला के 2 कंपोनेंट में बटी हुई है, एक वो पैसा जो लोगों के पास है, एक वो पैसा जो लोगों ने बैंक में जमा करवा रखा है। ठीक है, लोगों के पास किस फॉर्म में होता है? कॉइन्स के फॉर्म में या पेपर नोट्स के फॉर्म में। और साथ ही साथ बैंक में कैसे होता है? बैंक में बेटा टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, हम लेते हैं सिर्फ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट भी उसमें भी अंदर दूसरे बैंक का हो सकता है, लेकिन उसको हटा दो, हम लेते हैं ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, क्या बच्चों ये दोनों पॉइंट सबको समझ में आए? करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, यस और नो? यस सर। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैटर आप लोगों के लिए इजी बनाओ। ठीक है, बहुत मुश्किल चीज हम बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं। ठीक है, चैट में जरा लिख दो, सबको यहाँ तक क्लियर है क्या? मनी सप्लाई क्या होती है, मनी के सप्लायर कौन कौन होते हैं, और मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पूरी कंट्री में जो मनी है उसको दो तरह के पार्ट्स में, मतलब 2 कंपोनेंट्स में बांटा गया। बताओ यस और नो? अक्षु पूछ रहा है सर अगर गवर्नमेंट पैसा बना सकती है तो हमसे टैक्स क्यों मांगती है?
बेटा गवर्नमेंट पैसा बना सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खूब लपक के पैसे ही पैसे छाप लें। याद रखना, ऐसी कोशिश कुछ कंट्रीज ने की है। पहले 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसी कोशिश की है और उनका बेड़ा गर्क हो गया था, और उसमें से एक कंट्री तो ऐसी है जो अभी तक भी सर्वनाश है उसका। तो 2 कंट्रीज कौन कौन सी है? एक तो है जर्मनी और एक है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे नाम सुना होगा सब लोगों ने। अपने यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे नोट छाप लिए थे, बहुत सारे। जर्मनी तो इस सिचुएशन से निकल गया, सुपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी उनके यहाँ पे। जिम्बाब्वे में इतनी ज्यादा करेंसी हो गई थी, उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई थी, और जब लोग कुछ खरीदने जाते थे तो पूरी गड्डी गड्डी नोट लेके जाते थे, और वो अल्टीमेटली वहां पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, पूरी करेंसी को कैंसिल करके नई करेंसी लेके आनी पड़ी, और यूएस डॉलर चलता है अभी भी वहां पे जिम्बाब्वे में। उनकी खुद की करेंसी बंद कर दी उन्होंने, है ना। तो ये नॉलेज की बात याद रखो। खैर वैसे अभी मॉनेटरी सिस्टम पे आएंगे तब हम समझ लेंगे। चलो अब आते हैं मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। बेटा याद रखना, ज्यादातर बुक्स में ये टॉपिक हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मेरी तरफ से ये मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन जब बन सकते हैं ना, तो डेफिनेटली इसमें से बन सकते हैं assertions, रीजंस वाले और साथ में एमसीक्यूज वाले, डेफिनेटली इससे बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है केशव, इसका कोई आंसर नहीं है बेटा, रूल है ऐसा। गवर्नमेंट 1 रुपए का नोट क्यों छापती है, इसका कोई रीजन नहीं है ना। सिर्फ रूल है ऐसा कि 1 रुपए का गवर्नमेंट छापती है, बाकी जितने भी नोट है और कॉइन्स है वो सब कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है ना। इसका कोई आंसर नहीं, रूल है ऐसा। चलो मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। बेटा एक बात सब लोग ध्यान से सुन लो, मैं समझाऊंगा भी सही, लेकिन ये टॉपिक है प्योर लर्न करने का, प्योर लर्न करने का। तो प्योर रट्टाफिकेशन, एक एक पॉइंट को रट्टा लगा लो, अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, हमारे इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम कौन सा वाला है? सभी लोग नाम याद रखेंगे। द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। ये तो सबको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ मॉनेटरी सिस्टम जो है, अच्छा मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? मॉनेटरी सिस्टम का मतलब मनी से रिलेटेड सिस्टम, पैसा कितना सर्कुलेशन में है, कितना पैसा नया छापना है, इन्फ्लेशन पे कैसे कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन पे कैसे कंट्रोल करना है, ये सब डिसीजंस कौन लेता है? आरबीआई। और आरबीआई गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर है, तुमने देखा होगा जो नोट हमारे पास होता है उस नोट पे गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। तो वो गवर्नर ही होता है जो एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो साइन करती है, और उनके साइन का मतलब ये होता है कि ये जो कागज का टुकड़ा है ये तो बेकार है, नोट को फाड़ के फेंक दो। लेकिन जब उस पर साइन हो जाते हैं किसके? गवर्नर के, तो ये एक करेंसी बन जाती है ना, और उसकी वैल्यू हो जाती है। वरना वो 100 रुपए लिखा है वो तो कागज का टुकड़ा है, उसकी वैल्यू का है, लेकिन जब उस पर साइन किए गए ना गवर्नर के, तब जाके उसकी वैल्यू होती है। खैर हमारे यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम कौन चलाता है, ये सब बच्चों को याद रखना है। आरबीआई हमारे यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम चलाता है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे जो मॉनेटरी सिस्टम है वो कौन सा है? सब लोग याद रखिए नाम इसका, इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। क्या है बच्चों? इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। अब वैसे इसका मतलब समझने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, सब लोग सुन लेना। कन्वर्टेबल एंड इनकन्वर्टेबल 2 तरह के होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो दुनिया में नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, बेटा वहां पे इनकन्वर्टेबल ही चलता है। इनकन्वर्टेबल का मतलब ये है कि जितने नोट आपके पास हैं या जितनी करेंसी आपके पास है, क्या आप उसको गवर्नमेंट को देकर के, क्या आप उसको गवर्नमेंट को देकर के कन्वर्ट करवा सकते हो गोल्ड में, सिल्वर में या किसी और मेटल में? तो आंसर है नहीं, इंडिया में ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप अपने 1000 रुपए गवर्नमेंट को दो और आप ये बोलो कि भाई साहब ये जो 1000 रुपए हैं इनको आप कर दो, आप कैंसल, फाड़ के फेंक दो, जला दो, और इसके बदले में आप हमें क्या दे दो? ये सर्कुलेशन से हटा दो, इसके बदले में आप हमें गोल्ड दे दो 1000 रुपए का। क्या ये पॉसिबल है इंडिया में? नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो कौन सा वाला है? इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी। पेपर करेंसी हमारी करेंसी किसमें होती है? पेपर में, जो लीगल टेंडर होता है ना। इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। क्या सभी बच्चे पॉइंट याद रखेंगे? यस और नो? याद रखना है नाम पूरा, ये यस और नो? यस सर। ठीक है, ये तो हो गया। यस सर। अगला पॉइंट, ये तो मैंने खैर तुम्हें बता ही दिया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इन इंडिया द मॉनेटरी अथॉरिटी इज आरबीआई, ये सबको पता है, ठीक है। ये है बेटा बहुत काम का क्वेश्चन, ज्यादातर लोग इसको स्किप कर जाते हैं या उनको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बेटा एग्जाम में आ जाएगा तो सब देखते रह जाएंगे। याद रखें सब लोग,
हमारे यहाँ जो कॉइन होते हैं ना, कॉइन, ये तो कहलाते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। क्या कहलाते हैं बच्चों? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी भी लिख दो, चलो, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। और जो हमारे यहाँ पे पेपर नोट्स होते हैं या करेंसी नोट्स जिनको बोलते हैं, वो कहलाते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब ये क्या होता है बच्चों, जरा सब लोग समझ लो ध्यान से। लिमिटेड लीगल टेंडर, इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। बच्चों मुझे ये बताओ कि तुमने एक ट्रांजैक्शन किया है और मान लो तुम एक कार परचेज करके लाए हो, 8 लाख रुपीस की कार तुम खरीद के लाए हो। अच्छा मुझे बताओ, कार खरीदना, कार परचेज करना एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। टेंडर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है किस किस के बीच में? परचेजर के बीच में और कार जो बेचने वाला है वेंडर, उसके बीच में। यस और नो? पहले तो इसका आंसर दो। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है किस किस के बीच में? परचेजर के बीच में और वेंडर के बीच में। इन दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है कि तू मुझे 8 लाख रुपए दे, मैं तेरे को कार दूंगा। लेकिन मुझे बताओ, परचेजर अगर 8 लाख रुपए का पेमेंट इसको 10-10 रुपए के सिक्कों में करता है, कॉइन्स में, मुझे बताओ क्या वेंडर के पास ये राइट है कि वो इसको लेने से मना कर दे? यस सर। नो सर, नहीं है। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। डेफिनेटली है, वेंडर के पास ये राइट है कि वो उसको लेने से मना कर दे। क्यों? क्योंकि बेटा याद रखना, जो कॉइन्स होते हैं ना, उन कॉइन्स की लिमिट तय की गई है। एक लिमिट बताई गई है कि अगर आप किसी को कॉइन से पैसे का पेमेंट करना चाहते हो ना, अगर किसी को कॉइन देना चाहते हो ना, तो इतने तक का पेमेंट करोगे तो लीगल होगा। इससे ऊपर अगर आप पेमेंट करते हो कॉइन्स के जरिए, इससे ऊपर पेमेंट करते हो अगर कॉइन्स के जरिए, तो वो ट्रांजैक्शन आपका इलीगल हो जाएगा। मतलब इलीगल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो सामने वाला लेने से मना कर सकता है। इसीलिए बेटा कॉइन्स को किस कैटेगरी में रखा गया? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। बात समझ में आ रही सबको? ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। लेकिन यही काम अगर आप नोट से करोगे, तो नोट से तो आप कितना भी पेमेंट करो, सामने वाला कभी मना कर नहीं सकता। इसीलिए नोट का नाम क्या रखा गया? नोट का नाम रखा गया है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। सभी लोग इस बात को याद रखेंगे। क्या सबको बात समझ? अच्छा एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, एक बात समझो सबको। जितने भी तरह के हमारे यहाँ पे नोट्स हैं, सॉरी कॉइन्स हैं, चाहे 1 रुपए का कॉइन हो, चाहे 10 रुपए का कॉइन हो, चाहे 5 रुपए का कॉइन हो, जितने भी हमारे यहाँ कॉइन है, 3 ही है वैसे, 2 रुपए का भी एक होता है। 4 तरह के जो हमारे कॉइन्स हैं, पता है बेटा आज की तारीख में आप कितना पेमेंट कर सकते हो मैक्सिमम इससे? सिर्फ 1000 रुपीज का। 2000 लिमिट सर। है, सिर्फ 1000 रुपीज का पेमेंट किया जा सकता है, ओनली एंड ओनली। अगर इससे ऊपर का पेमेंट आप सिक्कों से करोगे ना, तो सामने वाला मना कर देगा कि भाई जाए यहाँ से, नहीं लेना मेरे को, नोट लेके आ। इसीलिए इसको कहा जाता है लिमिटेड टेंडर। और अनलिमिटेड क्या होता है बेटा? पेपर मनी। वो तो अनलिमिटेड है ना, उसमें कोई शक की बात नहीं। ये बता दो सब, क्या नाम याद रखेंगे? कॉइन को क्या कहते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल पेमेंट, स्मॉल पेमेंट में काम आता है। जबकि पेपर नोट्स जो होते हैं बेटा, उनको कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ओके, और ये किस काम आते हैं? बड़े पेमेंट्स करने का काम, या किसी भी तरह के पेमेंट करने का काम आते हैं। क्या सभी को ये 3 पॉइंट समझ में आ गए स्टार्टिंग के? यस और नो? सर यस सर। यस हाँ सर। बोलो। सर ये कन्वर्टेबल Yes, पेपर sir. करेंसी सर कहाँ पर मतलब होता है सर? मतलब यहाँ पर पेपर करेंसी बेटा कन्वर्ट हो ये जाती है। गूगल करना पड़ेगा, एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो वर्ल्ड में हमारी कंट्रीज हैं, वो इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी ही रखती है। यही सिस्टम सबके यहाँ पे चलता है। अगर आप देखना चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है इसका, है ना। देख लेना बेटा एक बार, फिर पता लगे तो मुझे बताना। ठीक है, इतना रिसर्च मैंने किया नहीं इस पे भी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये बात मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, ये दोनों पॉइंट मुझे लगता नहीं है समझाने की जरूरत है। सभी लोग याद कर लो, आरबीआई के पास मोनोपोली है कि 2 रुपए से ऊपर जितने भी नोट या करेंसीज हैं, वो सब वो छाप सकता है और सप्लाई कर सकता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या फिर मैं बोलूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ वो इशू कर सकती है 1 रुपए का नोट। याद रखना, सिर्फ 1 रुपए का नोट छापने का राइट किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जितनी भी करेंसी है, नोट एंड कॉइन्स, वो सब आरबीआई के पास राइट है। ठीक है, अब आते हैं बेटा लास्ट पॉइंट पे। काफी अच्छा पॉइंट है, सब लोग ध्यान से देखना। ठीक है, इंडिया फॉलोज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इशू। इसको कहते हैं एमआरएस, है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में वो अलग था 11th क्लास में। एमआरएस का मतलब है
मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एक होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। ये खैर मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जब तुम आगे जाओगे बेटा ग्रेजुएशन करोगे तो बीकॉम थर्ड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट का नाम ही क्या रहेगा, मनी एंड बैंकिंग। ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का वहाँ पे, तो डिटेल में वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, है ना। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हमारा इंडिया एक सिस्टम फॉलो करता है जिसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अच्छा बच्चे, एक काम करो, मीटिंग खत्म होने वाली है, हम 10 मिनट के लिए फटाफट से रिज्वाइन करेंगे। मैं फिक्स 6 बजे मीटिंग ओवर कर दूंगा, है ना। फटाफट सब लोग आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी।